हाल ही में भारत की सरकार की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि वो अपने इंटेलिजेंस के अधिकारियों को एक डिप्लोमेटिक कवर देके नॉर्थ कोरिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भारत ने अपने नॉर्थ कोरिया में जो मिशन है, जिसको 2021 में कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया था, उसको रिवाइव करने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। और हाल ही में जनवरी के महीने में ये रिवाइवल फाइनली हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे चीज़ के ऊपर निर्णय फाइनली दिसंबर में अभी एक दिन पहले ले लिया गया है। किम जोंग उन, जो इस समय वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रूलर है नॉर्थ कोरिया का, जिसको हम एक प्यार से गिट्ठू भी कहते हैं, ये गिट्ठू के साथ भारत को पहली बात तो एंगेज करने की आवश्यकता क्या है, गिट्ठू भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरी चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। 1910 की अगर हम बात करें तो उस समय जापान जो था उसने पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर रखा था। कोरियन पेनिनसुला को कॉलोनाइज करके उस इलाके में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरिया और सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया था, दोनों जगह के लोगों के ऊपर वो बहुत सप्रेशन किया करते थे। जापान उस समय कोरिया को लूटता था, उनके रिसोर्सेज को चोरी करता था, उससे अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देता था। लेकिन जब विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ, उसके बाद कोरिया में एक प्रकार का पीस आया, और पीस भी कुछ ऐसा आया कि एक 38th पैरेलल करके एक बॉर्डर बना, और इस बॉर्डर के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है, 2 देश अलग अलग क्रिएट हो गए। साउथ कोरिया उस समय अमेरिका का एक एलाई बन गया, और तब से लेकर आज तक वो एक अमेरिका का एलाई है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया था, उसने उस समय एक निर्णय ये लिया कि वो बेसिकली सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ जो था उसके साथ जुड़कर उसका एलाई बनेगा। पूरे शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया को अगर कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा था तो वो सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ के छत्र छाया में रहते हुए, उसके अम्ब्रेला सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली अपने आप को पूरा आगे बढ़ाया। नॉर्थ कोरिया के साथ उस समय सोवियत संघ के रिश्ते भी कुछ इस प्रकार के थे कि वो एक उनके लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी थी। एक ऐसा छोटा सा देश था जहां पर सोवियत संघ जो है अपने वेपन्स का डेवलपमेंट, उन वेपन्स की टेस्टिंग ये किया करता था। खेल बदला 1970 के दशक में। 1970 के दशक में ये हुआ कि 1971 में एक पॉइंट ये चीज़ देखने को मिली कि उस समय पाकिस्तान ने, जब वो अपने ईस्ट पाकिस्तान को खो बैठा था और वहाँ पर बांग्लादेश बन चुका था, उसके बाद 1971 में जुल्फिकर अली भुट्टो की तरफ से एक मुहिम चलाई गई कि वो अमेरिका के साथ रहते रहते सोवियत संघ के अन्य देशों के साथ भी एंगेज करेगा। इस केस में 1971 में जुल्फिकर अली भुट्टो की तरफ से एक सबसे पहला विजिट होता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो एक ऐसा देश था जहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि सोवियत संघ सिर्फ एक मिलिट्री वेपन की टेस्टिंग ग्राउंड को बनाकर बैठा था। जब वहां पर जुल्फिकर अली भुट्टो 1971 में पहुंचा तो ये चीज़ देखकर भारत की सरकार के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये हुई कि भाई ये नॉर्थ कोरिया जो है, इसके साथ पाकिस्तान को एंगेज करके आफ्टर ऑल मिलेगा क्या। वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में जब जुल्फिकर अली भुट्टो गया तो उसने 2 प्रकार के अग्रीमेंट साइन करे। एक अग्रीमेंट था बाटर अग्रीमेंट। बाटर अग्रीमेंट के तहत ये था कि हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे, लेकिन ये व्यापार किसी प्रकार के पैसों में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करके उसमें हम एक व्यापार करेंगे। लेकिन भारत को एक चीज़ समझ आ गई थी। भारत को 1971 में ये समझ आ गया था कि ये व्यापार कोई नॉर्मल व्यापार होगा नहीं, क्योंकि अगर सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को उस समय इस नज़रिए से देख रहा है कि वो एक वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड है, तो पाकिस्तान जैसा नीच देश वो कोई अच्छे काम के लिए वहाँ पर तो जाएगा नहीं। इस केस में 1972 में भारत की सरकार ने रॉ के साथ बैठकर एक चर्चा ये करी और रॉ के अधिकारियों से पूछा कि आपके हिसाब से क्या असेसमेंट आपका कहता है इंटेलिजेंस लेवल पर कि नॉर्थ कोरिया का क्या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है और क्या भारत को नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करना चाहिए या नहीं। 1972 में उस समय रामेश्वर नाथ काओ, RN काओ, जो रॉ के फाउंडर चीफ थे, उन्होंने बैठकर प्रधानमंत्री को उस समय ये बात की इतला करी कि हमें भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया के साथ एक कूटनीतिक लेवल पर डिप्लोमेटिक रिश्ते खोलने चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनसे उस समय भी ये बात पूछी कि हम किस बेसिस पे नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करें। यह ज़रूर है कि 38th पैरेलल जब कोरियन बाउंड्री बनी थी उस समय भारत का एक महत्वपूर्ण रोल था, पर इसके साथ हमारे इनके साथ क्या ऐसे रिश्ते हैं। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ लगेगी कि रामेश्वर नाथ काओ जी की तरफ से उस समय एक फाइल प्रिपेयर की गई जो प्रधानमंत्री को दी गई। उस फाइल में ये बात बताई गई कि आज से कई साल पहले 48 AD यानी कि 48 AD में
एक भारत का कोरिया के साथ रिश्ता हुआ करता था, और उस फाइल में ये बात बताई गई कि उस समय अयोध्या की एक रानी होती थी जिनका नाम सूर्य रत्ना होता था, और ये सूर्य रत्ना जो अयोध्या की एक रानी थी, ये 48 एडी यानी कि 48 एडी में अयोध्या से कोरिया गई थी, और कोरिया जाकर इन्होंने किम सूरो नाम का जो व्यक्ति था, जो कि उस समय कोरिया का राजा था, उसके साथ एक विवाह किया था। तो हमने ये बोला, भारत की रॉ ने ये बात बताई प्रधानमंत्री को कि हमारे इनके साथ उस समय के अयोध्या जैसी पावन पवित्र धरती से और कोरिया के उस समय के किम सूरो से रिश्ते इस प्रकार के हैं, तो इन रिश्तों को इस पॉइंट के बेसिस पे एक्सप्लोर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक फाइल तैयार करी, फाइल तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला कि आप रिश्ते कोरिया के साथ खोलिए, और 1973 में भारत ने सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिप्लोमेटिक मिशन खोला। इस डिप्लोमेटिक मिशन को हमने जब खोला तो हमने उनके साथ इस ऐतिहासिक पॉइंट को एम्फसाइज किया कि हमारे रिश्ते आपके साथ सूर्य रत्ना से लेकर किम सूरो के टाइम से 48 एडी के समय से बेसिकली आपके साथ रिश्ते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो खैर एक बात तो तय हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो उस समय कोरिया पहुंच चुका था हमसे पहले, हम उसके बाद जब वहां पहुंचे तो हमने कूटनीतिक लेवल पर अपने एक रिश्ते को पहली बात तो बनाने की कोशिश करी। पूरे शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के जो रिश्ते थे वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। हम लोगों ने वहाँ पर कोरिया में रहकर, खास करके नॉर्थ कोरिया में रहकर, इस पूरे के पूरे गेम के ऊपर नज़र रखी। हमें एक चीज़ क्लियर होती गई कि पाकिस्तान जनरली बार्टर ट्रेड करता है, इसके सिवाय वो और कुछ कर नहीं पा रहा था। तो एक चीज़ तो तय थी कि कोई सुरक्षा खतरा नहीं था। लेकिन चीज़ सारी बदली जब शीत युद्ध 1990 के दशक में ख़त्म हुआ, क्योंकि जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ तो उस समय सबसे पहले सोवियत संघ टूट गया। इसका प्रभाव नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत गहरा पड़ा, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ के टूटने के बाद नॉर्थ कोरिया को ये रियलाइजेशन हुआ कि अभी तक यदि मेरी सुरक्षा अगर सोवियत संघ प्रदान कर रहा था, तो अब मेरी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। और दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया को ये लगा कि भाई पूरे शीत युद्ध के दौरान हम क्योंकि सोवियत संघ से जुड़े थे, क्योंकि हम उस समय सोवियत संघ के साथ जुड़ने के साथ साथ ही हम अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखते थे, और अब क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, सोवियत संघ टूट चुका है, अमेरिका की सुप्रीमेसी हो चुकी है, तो अमेरिका हमें धमकाएगा, डराएगा। इस धमकाने और डराने से हम अपने आप को कैसे बचाएं। जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ 1990 के दशक में, उस समय नॉर्थ कोरिया के अंदर जब भारत की रॉ का प्रेजेंस भारत की एम्बेसी के थ्रू जो था, उन डिस्कशंस को जब हमने वहाँ पर एनालाइज करके सुनने की कोशिश करी तो भारत को एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी लगी। हमें ये मालूम चला कि 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया के अंदर जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा था सरकार के सीनियर लेवल पर, वो ये था कि क्योंकि अब सोवियत संघ टूट चुका है, हमें सुरक्षा प्रदान और कोई कर नहीं सकता, हमें अमेरिका जो है बेसिकली डराएगा और धमकाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें अपना जो है परमाणु बम, न्यूक्लियर बम बनाना ही होगा। और 1990 के दशक में जब नॉर्थ कोरिया के लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया तो भारत की एम्बेसी में उस समय जो रॉ के ऑपरेटिव्स थे, उन्होंने ये सरकार को इतला दी कि ये थिंकिंग इस समय नॉर्थ कोरिया की चल रही है। भारत की सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन एड, टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पर अपनी एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में 1990 के दशक में अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाया। हमने और अधिकारी भेजे। इसके साथ साथ हमने नॉर्थ कोरिया को ये बात भी बोली कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने डिप्लोमेट्स को भारत भेजिए। 1990 में हमने एक ये नया खेल खेलना शुरू करा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन को बनाने की सोच रहा है, तो वो न्यूक्लियर वेपन कोई लीगल तरीके से तो बनाएगा नहीं, और अगर वो इलीगल तरीके से बनाएगा तो उसमें पाकिस्तान जैसे इलीगल देश का कोई ना कोई रोल तो होगा। इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करने के लिए, पहले ही समझने के लिए भारत की रॉ ने डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग का झांसा देकर नॉर्थ कोरिया को इस खेल में फंसा लिया। हमने उनको कहा कि हमारे कुछ यहाँ से डिप्लोमेट्स आपके आएंगे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में, हमारी एम्बेसी में रहेंगे। वो बेसिकली थे हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स। हमने अपना इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क जो है 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया में बढ़ाया, और उसी के बहाने हमने नॉर्थ कोरिया के कई डिप्लोमेट्स को भारत बुलाकर उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जब ये चीज़ होने लगी, जो चीज़ को रॉ की आशंका थी उसी चीज़ को हमने देखा कि वो अमल होती गई। क्या हुआ, 1990 के दशक में पाकिस्तान जैसा जो नीच प्रकार का देश था, उसने सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध और गहरे करने की कोशिश करी। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो सबसे पहले उस समय एक स्टेट विजिट के लिए नॉर्थ कोरिया जाती है। जब बेनज़ीर भुट्टो जाती है तो वहाँ पर वो एक अग्रीमेंट साइन करती है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का। भारत की रॉ उसी समय ये चीज़ जो नॉर्थ कोरिया में रहकर सरकार को इतला करके बताती है कि देखिए ये जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अग्रीमेंट है, ये बाहर से दिखने में सिविलियन है, इसके पीछे का जो असली खेल है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया में अब पाकिस्तान आकर
यहाँ पर परमाणु बम बनाएगा, यहाँ पर मिसाइल्स बनाएगा, अपनी सारी की सारी मिसाइल डेवलपमेंट को वो यहाँ पर करेगा। नॉर्थ कोरिया की एक्सपर्टीज़ का भी फ़ायदा उठाएगा जो उसने सोवियत संघ के थ्रू रहते हुए सीखी थी। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपना परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो उसमें नॉर्थ कोरिया का एक बहुत बड़ा रोल होगा। भारत की सरकार ने 1990s के इस डेकेड में रॉ को और एक्टिवेट करके नॉर्थ कोरिया में असर्टिव और अग्रेसिव होने को कहा, लेकिन जब भारत की रॉ अग्रेसिव और असर्टिव थी उसी समय भारत की रॉ ने 2-3 और चीज़ें देखी। 1993 में जब बेनज़ीर भुट्टो की विजिट खत्म हुई, इसके बाद रॉ ने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में ऑलमोस्ट हर महीने 13 से 14 फ्लाइट्स रेगुलर होने लग गई। इस पूरे प्रोसेस में रॉ ने दूसरी चीज़ जो ऑब्जर्व करी वो ये थी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, जिसने खान रिसर्च लेबोरेटरी बना रखी थी, ये व्यक्ति खान रिसर्च लेबोरेटरी का जो फाउंडर था और जो बेसिकली पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन या पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब का जो आज की डेट में फादर भी कहा जाता है, इस व्यक्ति ने सडनली 1994 से नॉर्थ कोरिया में आना जाना शुरू कर दिया। रॉ ने इसकी एक एक विजिट को डॉक्यूमेंट किया। रॉ ने ये इंश्योर किया कि हम काउंट करके देखें कि कितनी बार ये व्यक्ति आता है, और ये जब भी व्यक्ति आता था ये पाकिस्तान मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में आता था। खैर हमारे पास उस समय हमारे एसेट्स वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अच्छे थे, हमारे को ग्राउंड लेवल पर डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस मिली, और रॉ को ये मालूम चला कि 14 बार ये व्यक्ति बेनज़ीर भुट्टो की विजिट के बाद नॉर्थ कोरिया अलग अलग समय पे आया। इस पूरे गेम से एक चीज़ तो समझ आ रही थी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अब्दुल कादिर खान ने आकर जो काम किया वो ये था कि उसने आकर नॉर्थ कोरिया में छोटी छोटे फैक्ट्रीज को बनाया, छोटे छोटे रिसर्च सेंटर्स को बनाया, और वहाँ पर उसने ये बोलना शुरू करा कि हम नॉर्थ कोरिया के लिए एक मिसाइल बना रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया के लिए जो उसने मिसाइल बनाने की कोशिश करी उसके लिए उसने ये बोला खान रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी थी, ये अब काम करेगी चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन के साथ। चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन जो थी ये कंपनी थी नॉर्थ कोरिया की जो कि न्यूक्लियर लेवल पर काम कर रही थी। तो चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन और खान रिसर्च लेबोरेटरी का दोनों का एक एंगेजमेंट बनता है। इस एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अब्दुल कादिर खान होता है। अब्दुल कादिर खान ये काम करता है जब बेनज़ीर भुट्टो एक ग्राउंड वर्क क्रिएट करके 1993 में चली जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 1996 तक चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन में खान रिसर्च लेबोरेटरी का जितने भी साइंटिस्ट थे वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं और वो एक मिसाइल तैयार करते हैं, और उस मिसाइल का नाम होता है नोदोंग मिसाइल। ये जो नोदोंग मिसाइल होता है ये बेसिकली कहा जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया के लिए बना है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा नोदोंग मिसाइल था इन्होंने 2 प्रकार का खेल खेला वहाँ पर। चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन और खान रिसर्च लेबोरेटरी ने इस नोदोंग मिसाइल के लिए 2 प्रकार के मिसाइल तैयार करे। एक मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया अपने पास रखेगा जिससे कि ये बात कही जाएगी देखिए नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल बना लिया, और दूसरा इसी नोदोंग मिसाइल का एक और रेप्लिका बनाकर खान रिसर्च लेबोरेटरी वाले लोग चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन से उठाकर उसको पाकिस्तान लेके आए। रॉ ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। रॉ को ये बात जब मालूम चली कि नोदोंग मिसाइल को उठाकर बेसिकली जो है पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, इस मिसाइल के लिए भी रॉ ने एविडेंस गैदर करना शुरू करा। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय जब रॉ के एजेंट्स वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में काम कर रहे थे तो उन्होंने इस बारीकी से इस इंटेलिजेंस को गैदर करा कि उन्होंने ये तक गैदर करके एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करी और भारत की सरकार को बताया, और भारत के प्रधानमंत्री को उस समय ये बात बताई कि साहब ये जो नोदोंग मिसाइल है जिसको खान रिसर्च लेबोरेटरी ने नॉर्थ कोरिया में बनाया है, जिसको नॉर्थ कोरिया के लिए बनाया है, उसी का एक रेप्लिका पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। और जब ये पाकिस्तान ले जाया गया तो सबसे बड़ी बात थी कि इसको C-130 एयरक्राफ्ट में रखकर ले जाया गया। C-130 एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट था। भारत ने उस समय अमेरिका को ये बात बोली, आपके एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है, आपके एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर मटीरियल्स की खरीद फरोख्त हो रही है और ये सारी खरीद फरोख्त लीगल है, आप इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते। अमेरिका ने उस समय भारत की एक नहीं सुनी। नोदोंग मिसाइल जो है जब वो फाइनली पहुंचा अपना वापस पाकिस्तान, इसी नोदोंग मिसाइल को पाकिस्तान ने रीनेम कर गौहरी मिसाइल का नाम देकर 1998 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया। सारा एविडेंस भारत के पास था। जब पाकिस्तान ने अपना नोदोंग मिसाइल को गौहरी बनाकर उसको न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के तहत प्रयोग किया तो भारत की रॉ ने उस समय अमेरिका को फिर ये बात बोली कि हम आपको पिछले 2 साल से बोल रहे थे कि ये जो खान रिसर्च लेबोरेटरी है ये चैंग वैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस चीज़ को बना रही है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मिसाइल अगर नॉर्थ कोरिया से उठकर पाकिस्तान पहुंचा तो ये आपके एयरक्राफ्ट में पहुंचा, आपने क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी। भारत की रॉ ने ये बात बोली कि अगर आज की डेट में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया है तो अमेरिका ये आपकी वजह से है,
अगर आज की डेट में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के लिए जो लॉन्च व्हीकल बनाया, जिसके तहत उसने मिसाइल को रखकर फाइनली टेस्ट भी किया, नौदोंग मिसाइल को गौरी बनाकर, हमने कहा ये भी आपकी वजह से, क्योंकि ये C-130 एयरक्राफ्ट में आया। आपकी सैटेलाइट्स के पास सारी इमेजरी थी कि ये एयरक्राफ्ट जो है C-130 उड़ के प्योंगयांग से जो है वापस आ रहा है इधर कराची की तरफ, और कराची से वो एयरक्राफ्ट फ्लाई करके गया इस्लामाबाद। आपके पास सारी सैटेलाइट इमेजरी थी, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब रॉ ने ये सारी चीज़ें एक्सपोज करी, उसके बाद फाइनली जो है दबाव बढ़ा। दबाव इस प्रकार का पड़ा कि फिर रॉ ने और एविडेंस को गैदर करा, और एविडेंस को गैदर करते करते 2001 तक ऐसी परिस्थिति हो गई कि रॉ ने एक रिपोर्ट तैयार करके CIA को ये भी बताया कि यहाँ पर जितना भी कोऑपरेशन नॉर्थ कोरिया के बीच और पाकिस्तान के बीच हो रहा था, जो हम नॉर्थ कोरिया में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ C-130 एयरक्राफ्ट से नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ बहुत सारी शिप्स थी जो कराची से लेकर जाया करती थी रशिया के अलग अलग पोर्ट्स की तरफ, और वहाँ से इलीगली ये बेसिकली घुसाया जाता था सारा का सारा इलीगल न्यूक्लियर वेपन का सामान जितना भी है पाकिस्तान की तरफ से नॉर्थ कोरिया में। तो जब भारत की तरफ से ये बात को पूरा एक्सपोज किया गया, तो उस समय CIA दबाव में आ गई। अब CIA को पता था कि अगर रॉ ने मान लीजिए कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारा एक्सपोजर कर दिया तो ये तो बहुत हमारे लिए बदनामी होगी। CIA ने 2 प्रकार का व्यवहार अपनाया। भारत ने जब 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस समय CIA ने और अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम आपको आइसोलेट करेंगे, आपने हिम्मत कैसे हुई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने की। और उसी समय भारत की रॉ ने ये बात बोली थी कि CIA अगर आपने कोई ये प्रकार की प्रक्रिया करने की सोची तो ये मत भूलना कि जो आपने पाकिस्तान का समर्थन किया है नॉर्थ कोरिया में जाकर उसको पूरे के पूरे मिसाइल प्रोग्राम को बनाने का, हमने अगर इसका भंडाफोड़ कर दिया और ये बता दिया ना कि आपके किस प्रकार से खुद के एयरक्राफ्ट आप ही की देखरेख के अंदर ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट के थ्रू ये सारा मिसाइल डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बाद आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद 2000 के वर्ष में बिल क्लिंटन भीगी बिल्ली बनता हुआ भारत आया। भारत आकर उसने बोला कि नहीं, हम भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता एक्सप्लोर करेंगे, हम जो है पाकिस्तान को देख लेंगे, हम जो है भारत को एक फ्यूचर मार्केट देखना चाहते हैं। हमने कहा कि आपको आपकी औकात में लाना हमें आता है, आपके देखरेख के अंदर ये सारा काम हुआ है और आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कुछ करने नहीं दिया। तो आज की डेट में यदि पाकिस्तान ने अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करी, तो भूलिएगा मत कि ये सारा का सारा खेल नॉर्थ कोरिया से हो रहा था। और भारत की उस समय रॉ जो नॉर्थ कोरिया में बैठी थी, उसने एक एक पॉइंट का एविडेंस गैदर करके जो है अमेरिका को दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 2000 में जब भारत में बिल क्लिंटन आया, बिल क्लिंटन के आने के बाद जब ये पूरा का पूरा मसला रिजॉल्व हुआ भारत और अमेरिका के बीच और सैंक्शन वाला इशू सॉल्व हुआ, इसके बाद 2001-2 में 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ के ऊपर दबाव डालकर फाइनली जो है अब्दुल कादिर खान को भी पकड़ा गया। पकड़ा भी इस प्रकार से गया कि अब्दुल कादिर खान के साथ CIA ने एक खेल खेला। CIA ने यह बात बोली कि देखो ऐसा है अब्दुल कादिर खान, तुमने जो गतिविधियां की हैं, इधर उधर दूसरे लोगों को न्यूक्लियर एक आर्म्स बाजार बनाकर जो है इलीगली वेपन्स को बेचा है, ब्लूप्रिंट्स को बेचा है, इसको तुम आकर पब्लिकली कबूल कर लो, हम तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होने देंगे। 2003-2004 के आसपास अब्दुल कादिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व तौर के सामने आकर ये बात बोली कि हाँ, उसने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स, सेंट्रीफ्यूजेस, रोटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने बेसिकली अलग अलग प्रकार के देशों को, जिसमें से नॉर्थ कोरिया था, इराक था, ईरान था, लिबिया था, ये सारे देशों को, और फॉर दैट मैटर इवन सीरिया था, इन सारे देशों को उसने आकर ऑफिशियली बोला कि हाँ, हमने अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इन सारे देशों को बेचे हैं। उसके बाद तुरंत जो है परवेज मुशर्रफ ने उसको क्लीमेंसी दे दी, उसको माफ़ी दे दी, और माफ़ी देने के बाद उसको बोला कि ठीक है, अब आप चुप होकर एकदम साइड में बैठ जाओ। इस तरीके से रॉ के प्रेजेंस से नॉर्थ कोरिया में पहली बात तो ये पूरा का पूरा एक्सपोजर हुआ। लेकिन जब अब्दुल कादिर खान का इशू खत्म हो गया, उसका मतलब ये नहीं था कि रॉ जो है उसके बाद नॉर्थ कोरिया में इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि रॉ को ये बात पता थी और ये बात हमेशा मालूम थी कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नॉर्थ कोरिया में क्रिएट कर लिया है। 2012 से लेकर 2016 तक जब रॉ के अधिकारी वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में पोस्टेड थे, उन्होंने एक और चीज़ को समझने की कोशिश करी, और उन्होंने जो चीज़ समझी वो बड़ी दिलचस्प थी। 2012 से लेकर 2016 तक रॉ के अधिकारियों ने इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाकर ये बताया कि पाकिस्तान का अब्दुल कादिर खान अब फ्रंट लेवल पर काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान ने जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट को हायर किया हुआ है। जर्मनी के ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया जाते हैं, और ये जर्मनी के साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया में जाकर, नॉर्थ कोरिया में रहकर पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट की मदद करते हैं। 2016 में रॉ की इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रोवाइड की गई। इस रिपोर्ट में ये बात बोली गई कि जर्मनी की एक जो कंपनी है जिसका नाम है लीबोल्ड AG,
ये लिबोल्ड एजी के जो इंजीनियर्स हैं ये बेसिकली अब्दुल कादिर खान के बिहाफ पर काम करते हैं। ये सारे इंजीनियर्स नॉर्थ कोरिया जाते हैं, वहाँ पर बैठकर ये नॉर्थ कोरिया के अंदर जो उनकी चैंगवैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन है वहाँ पर चुपचाप जाके छुप जाते हैं, मिसाइल डेवलपमेंट का काम करते हैं और इस मिसाइल को वहाँ से बनाने के बाद धीरे धीरे ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। भारत ने और भारत की रॉ ने 2016 में प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि जितने कंपोनेंट्स चैंगवैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन में बनते हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पहली बात तो पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस पूरे के पूरे खेल में कुछ चीनी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। भारत की रॉ ने आइडेंटिफाई करके ये बताया कि सबसे पहली चीनी कंपनी हुबेई हुआचंगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, ये एक कंपनी इन्वॉल्व है। दूसरी यूनिवर्सल एंटरप्राइज, ये एक चीनी कंपनी इन्वॉल्व है। और तीसरी जियान लोंगदे डेवलपमेंट कंपनी, ये इन्वॉल्व है। 2017 में रॉ ने एविडेंस फिर से गैदर करा और फिर से बताया कि इन 3 चीनी कंपनियों के साथ साथ बेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये एक और बेसिकली चीनी कंपनी है जो वहाँ पर पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। और ये पूरी कंपनियां जो हैं चीनी कंपनियां, ये क्या करती हैं कि ये जर्मन इंजीनियर्स को नॉर्थ कोरिया लेके आती हैं। ये चीनी कंपनियां जर्मन इंजीनियर्स जो उस समय जर्मनी की लीबोल्ड एजी कंपनी के हैं, जब ये नॉर्थ कोरिया में आते हैं तो ये नॉर्थ कोरिया की जो बेसिकली चैंगवैंग सिन्योंग कॉरपोरेशन है उसमें काम करते हैं। उसके साथ साथ ये चीन की ये चारों कंपनियों में काम करते हैं और चीन के थ्रू नॉर्थ कोरिया से निकालकर चीन के थ्रू ये सारा का सारा मटेरियल पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। 2018 में भारत की रॉ ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप कर ये बोला कि सर पाकिस्तान जो है इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ओर बढ़ रहा है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यदि पाकिस्तान ने बना लिया तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और यही चीज़ हुई कि 2020 के आसपास पाकिस्तान ने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दी कि हमने जो है शाहीन 3 मिसाइल बना लिया है। पाकिस्तान ने बोला ये शाहीन 3 मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 2750 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तान आज की डेट में शाहीन 3 को लॉन्च करके भारत के अंदर 2750 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सिटी को टारगेट कर सकता है। 2021 में कोरोना काल आ गया। जब 2021 में कोरोना काल आया तो उस समय जो भारत का मिशन था नॉर्थ कोरिया में, पहली बात तो हमने उस मिशन को बंद किया। उस मिशन में उस समय भारत के जो एम्बेसडर थे उनका नाम था बेसिकली अतुल मल्हारी गोतसुर्वे। अतुल मल्हारी गोतसुर्वे जो थे लगभग काफ़ी सालों से उस समय नॉर्थ कोरिया में रह रहे थे, पूरे के पूरे रॉ के मिशन को संभाल रहे थे। जब कोरोना काल आया तो सबसे पहले अतुल मल्हारी गोतसुर्वे जी को बोला गया कि आप मिशन को बंद कीजिए और मिशन को बंद करके कुछ दिनों के लिए रशिया चले जाइए। गोतसुर्वे साहब जो है रशिया चले गए, लेकिन भारत ने उनको रशिया से वापस भारत नहीं बुलाया। उन्होंने उनको बोला कि आप जो है एक काम ये कीजिए कि वहाँ से तुरंत जो है 2022 में जाकर चार्ज लीजिए भारत की एम्बेसी में मंगोलिया में। इस समय गोतसुर्वे साहब जो हैं वो जाकर उन्होंने जो है चार्ज लिया और वो मंगोलिया में भारत के एम्बेसडर बन गए। वहाँ से पूरे के पूरे ये ग्राउंड लेवल के ऑपरेशंस को रन किया गया। इसके बाद क्योंकि एम्बेसी अब हमारी ऑलमोस्ट बंद पड़ी थी, भारत की रॉ ने ग्रेजुअली सारा एविडेंस दिन प्रतिदिन कैप्चर किया और ये सारे एविडेंस को कैप्चर करने के बाद 2023 में अभी हाल ही में लगभग जब ये पाकिस्तान लास्ट ईयर से जो है ICBM को लेके कुछ ज़्यादा उतावला हो गया तो इस चीज़ को लेके भारत ने CIA को ये चीज़ की इतला फिर से करी और भारत ने 2023 से लेके 2024 दिसंबर तक CIA को सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश करी कि देखिए पाकिस्तान अगर ICBM यानी कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है तो इस मिसाइल को बनाने से हमसे ज़्यादा समस्या इजराइल और आपको अमेरिका को होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मिसाइल बन जाता है तो ये मिसाइल का प्रयोग पाकिस्तान नहीं खुद करेगा, लेकिन ये मिसाइल का प्रयोग चीन पाकिस्तान के थ्रू करवा कर आपको टारगेट कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये हुआ कि अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले अमेरिका की तरफ से एक सैंक्शन की लिस्ट निकली। इस सैंक्शन की लिस्ट में जो चीन की 4 कंपनियां थी, जिसमें से पहली थी हुबाई हुआचंगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, दूसरी कंपनी थी यूनिवर्सल एंटरप्राइज, तीसरी कंपनी थी जियान लोंगदे डेवलपमेंट कंपनी और चौथी कंपनी जो थी बेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री। इन चारों के चारों को सैंक्शन आउट अमेरिका ने पहली बात तो किया और इन सैंक्शंस के तुरंत बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह निर्णय ले लिया कि हम अपने नॉर्थ कोरिया के मिशन को वापस से रीएक्टिवेट करने जा रहे हैं। और इसी पॉइंट से भारत ने अब ये फिर से निर्णय ले लिया है कि एक बहुत ही गहरा डीप इंटेलिजेंस का प्रेजेंस हमें करने की आवश्यकता है और ये अब जो पूरा डीप इंटेलिजेंस प्रेजेंस होगा
ये जनवरी के अंदर भारत अब एक नया एम्बेसडर अपॉइंट करके नॉर्थ कोरिया भेजेंगे और उसके बाद एक लिसनिंग पोस्ट नॉर्थ कोरिया में तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट खतरा है वो ये है कि पाकिस्तान किस प्रकार से चीनी कंपनियों के साथ इंगेज कर नॉर्थ कोरिया में बैठकर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाएंगी, जिससे कि खतरा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि इजराइल को और कल को अमेरिका को भी हो सकता है। तो ये जो अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुई, इस डेवलपमेंट से आई होप कि अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि भारत के लिए नॉर्थ कोरिया का जो गिट्ठू है वो क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।